गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और कल भी हम लोग यहाँ उपस्थित थे, लेकिन कल 2020 की आखिरी शाम थी और आज 2021 की पहली शाम है। और ये शाम आप सभी लोगों को मुबारक। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जिस उद्देश्य से इलाहाबाद में आए हुए हैं 2021 में वो उद्देश्य आपका पूरा हो। अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएं आप, साथ ही साथ हमारा भी मान सम्मान बढ़ाएं आप। और जितनी ईमानदारी घनघोर ईमानदारी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर आपके अंदर। पागल बन जाइए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के अलावा और आपको कुछ भी ना दिखाई दे, केवल पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई, तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ 2021 में लगेगी ही लगेगी। कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। बाधाओं को पार कराने के लिए हम हैं और भी आपके मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं। आप उनका सहयोग लीजिए। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होती है अपने टीचर से जुड़े रहिए, वो आपको सहयोग करेंगे, गाइड करेंगे। और आप निश्चित रूप से एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में 2021 में सेलेक्ट होंगे। जिस भी आप पद के लिए फॉर्म भरें, अगर आपने पूरी डेडिकेशन से एक सही स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करी हुई है तो सफलता 100% आपको प्राप्त होती ही होती है। तो बच्चों, माता पिता ने जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से, जिस उम्मीद से आपको इलाहाबाद में भेजा हुआ है, तो आप उस उम्मीद को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम लोग अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन एवरेज का पीएस चल रहा है, निकालिए। लाइव है। क्वेश्चन कहां तक करवा दिया था बताइए? 41 तक हो चुका है। आइए, बीच में 1 2 3 सवाल हमने आपके होमवर्क के लिए, मतलब क्लास होमवर्क के लिए छोड़ा था ना, करा उसको आप लोगों ने? हो गया? मेथड 2 से हुआ कि नहीं? गुड। नहीं हुआ होगा तो बताइएगा, अभी करा दूंगा। आइए, 42 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है। 024 द्वारा बनी महत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या या महत्तम संख्या क्या हो जाएगी? 420। और फिर उसके बाद लघुत्तम संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर कैसे बनेगा? 204 से। अगर आप 0 पहले कर देंगे फिर 24 करेंगे तो ये 2 अंकीय संख्या हो गई, जो कि गलत है। 0 को बीच में रखना पड़ेगा। समझ में आया? तब ये 3 अंकीय संख्या रहेगी। लेना आपको 3 अंकीय संख्या ही है। अब क्या पूछा है बताइए, इसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज दोनों का सम लेकर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 420 प्लस 204/2। आंसर बताइए। 312। गुड, 312 ये आपका आंसर है। आ रहा है बच्चों सभी लोगों को समझ में? फोर्टी 43 नंबर का मेथड 1 देख लीजिए। 43 का मेथड 1, इसका एक ही मेथड है बच्चों, ऐसे ही करेंगे, ठीक है? आइए, 43 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे लगवाया है, बस भाषा बदली है। सीएल का आखिरी सवाल इसी पैटर्न पे है। हाँ, 120 रन वाला, 120 रुपए वाला, 120 रुपए खर्च बढ़ जाता है, ये था। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपए और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है और प्रति किताब औसत मूल्य इस तरीके से 1 रुपया कम हो जाएगा। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, 76 खर्च करके 14 और खरीद सकता है। खरीदा तो नहीं है ना? खरीदा तो है नहीं। मतलब हम जो भी प्रति किताब का औसत मूल्य बताएंगे वो क्या बताएंगे? प्रारंभिक
जो भी बताएंगे वो कौन सा बताएंगे, प्रारंभिक। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आइए चलिए देखिएगा, यहां पर अगर ये हम पहले बेसिक कर लेते हैं, क्या कर लिया जाए, बेसिक। आइए मेथड 1, माना प्रत्येक किताब का औसत मूल्य बराबर क्या, x रुपए। अब देखिए ये औसत मूल्य हो गया, तो 50 किताबों का औसत मूल्य क्या होगा, सॉरी 50 किताबों का कुल मूल्य क्या होगा, 50x। अभी 76 रुपए और खर्च करेगा तो ये कुल नया खर्च हो जाएगा। अगर 76 रुपए और खर्च करेगा तो ये कुल नया खर्च हो जाएगा। तो अब 14 किताबें और ज्यादा खरीद पा रहा है, तो औसत हो जा रहा है एक कम, यानी कि x-1। तो अब इस एवरेज से भी तो नया खर्च आएगा। ये पुराना होने वाला कुल खर्च था किताबों पे 50x, 76 जोड़ देंगे तो ये नया खर्च हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 76 जोड़ेंगे तो ये नया खर्च हो जाएगा। और बच्चों ये नया खर्च किसके बराबर होगा बताइए, अब जो है एवरेज आपका x-1 है, किताबें हो गई हैं 64, तो ये बराबर होगा 64 गुणे x-1 के। तो x बराबर क्या, 10 रुपए। ये आपका आंसर है, बेसिक से किया है। आदित्य सिंह, डीके सर की क्लास चलेगी? अभी तो पता नहीं कोचिंग चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि समस्याएं हैं। कल मीटिंग भी है वहां पर, कहा क्या कहते हैं, संगम सभागार में कल मीटिंग भी है। सारे कोचिंग वाले इलाहाबाद से जाएंगे, वहां मीटिंग होगी। तो देखिए क्या गाइडलाइन जारी होती है कोचिंग वालों के लिए। खैर अपनी कोचिंग तो सेफ है, अपनी कोचिंग कहाँ है, सिविल लाइंस में है, तो हर चीज प्रॉपर, यहाँ कॉमर्शियल सारी चीजें हैं, प्रॉपर टैक्स पे होता है सब कुछ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोविड की वजह से अगर कहा जाए 10 दिन या 15 दिन कोचिंग बंद, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा। आपका भी नुकसान भयंकर होगा, हमारा भी नुकसान होगा, कुछ मूर्खों के कारण केवल। ये बहुत गलत बात है, केवल कुछ अपनी मूर्खता में इस तरीके की गड़बड़ियां कर देते हैं कि चीजें सबको झेलना पड़ता है, झेलना पड़ रहा है, सब लोग झेलेंगे। अब कल देखिए क्या होता है, बच्चों का भी नुकसान, हम लोग का भी। देखिए अभी हम लोग तो पूरा बेरोजगारी से अभी अभी निकलना शुरू हुए थे ना, कहा जाए तो एक बहुत बड़ी बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे थे। क्योंकि देखिए हम लोग पास सेटअप है, बिजली का कनेक्शन है, सारी चीजें हैं, तो सबका पेमेंट तो करना पड़ा है ना। लॉकडाउन में भी चीजें चली हैं, वो चीजें तो जो कॉमर्शियल चीजों में, एक्टिविटीज में या प्रीमाइसेस में जहां चीजें चल रही है, तो वहां तो सब पेमेंट करना ही पड़ता है। तो एक तो लंबा समय 8-9 महीना 10 महीना उधर झेले हम लोग। कोचिंग वगैरह जनवरी से ही डाउन होना शुरू हो जाती है, बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं, तो एडमिशन होते नहीं है, तो मानते चलिए पूरा एक साल निकल गया। अब थोड़ा इधर बच्चे आना शुरू हुए थे, एडमिशन भी होना शुरू हुआ था, तो कम से कम ये था कि किसी का उधार है या किसी का कुछ या किसी का कुछ, तो आदमी चीजें मैनेज कर रहा था। तो अब तो वो भी लग रहा है चीजें डिस्टर्ब हो रही कुछ मूर्खों के कारण, बहुत गलत हुआ। चलिए अब बच्चों देखिए, अब इसके बाद और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। देखिए हम लोग का घाटा जो है वो आज नहीं कल, फिर जब फिर कोचिंग खुलेगी तो दुगने बच्चे आ जाएंगे, निश्चित रूप से। भाई जाएंगे कहाँ, दोबारा तो पढ़ना ही है उनको, तो दुगने बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आपका जो समय बर्बाद हो जाएगा वो समय वापस आएगा। खैर अगर कोचिंग बंद भी रहे तो हम अपनी क्लास यूट्यूब पे लाइव रखेंगे 10 दिन 15 दिन जैसे चलती है क्लास, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग कवर करिए। ऐसा कुछ है नहीं अभी, कल देखिए क्या होता है। लेकिन मेरा तो पूरा संभावना है कुछ ना कुछ ऐसा आदेश आएगा जो कि कोचिंग के क्या होगा, विपरीत ही होगा। कोचिंग निश्चित रूप से सभी कोचिंग के विपरीत होगा, कुछ ना कुछ ऐसा गाइडलाइन आएगा या कुछ चीजें होंगी। कोरोना है, देख ही रहे हैं, कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तब बताइए चीजों को फॉलो करना। देखिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग है, चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए शासन के आदेश को अगर आदमी ना माने, गलत तरीके से, ये अवैध ही तो हुआ इस तरीके से बैठाना, और उसमें निश्चित रूप से अब क्या किया जाए, चीजें तो गलत है ही। क्या, या तो 100 लोग, अभी तो 100 लोग हो गए हैं ना, अभी तो 100 लोग हो गए हैं, पिछले समय में 200 लोग थे, अब क्या हो गया है, 100 लोगों का सिस्टम हो गया है। तो कहां 100 लोग बैठा पाएंगे बताइए, संभव है क्या?
तो चीज़ें देखिए क्या होता है, कैसे होता है। मेरा तो मूड बहुत ऑफ है। ये चीज़ें जो भी हुई बहुत गलत हुई। बड़ा सारा सिस्टम बहुत सही तरीके से चल रहा था, ठीक है। हाँ ये है, ऐसा नहीं है कि आपका ये ब्रांच कहीं से प्रभावित होने वाला है। कोई नहीं प्रभावित कर सकता आपके सिविल लाइंस ब्रांच को, क्योंकि ये सारे मानक को पूरा करती है प्रॉपरली, कॉमर्शियल है, सब कुछ है। तो लेकिन फिर भी कोविड का एक मानक है, ये भी तो एक मानक है, उसको भी तो पूरा करना है, वो भी पूरा करना है। खैर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब कल क्लास तो मैं आप लोगों की शायद ना ले पाऊँ, कल 4 बजे ही मीटिंग है, तो शायद लेट वेट हो जाए, तो मैं दूसरी क्लास लूंगा। तब तक आपका टेस्ट पेपर सॉल्व कराने के लिए कोई एक्सपर्ट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। मुंह लटक गया आप लोगों का? अरे निराश ना हो, ठीक है। अभी अभी हमने बधाई दी है और अगले ही क्षण आप लोगों का क्यों मुंह लटक रहा है? ठीक है, निराश ना हो, परेशान ना हो। हाँ लेकिन ये है कि 1 जनवरी को हुआ तो ये बहुत गलत, ठीक है, कुछ मूर्खों के कारण केवल, ठीक है। चलिए देखिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग अब बच्चों का ही यूज करने लगते हैं। पता चला बच्चों से मारपीट भी करा रहे हैं, बच्चों से आंदोलन भी करवा रहे हैं। ये चीजें उचित है? हमें तो नहीं लगता कि कहीं से ये चीजें उचित है। बच्चों से आंदोलन करवा लो, अरे कोई मैटर हुआ उसको मैनेज कर लो। चीजों को हाईलाइट करने का कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। आप वहां सड़कों पे आंदोलन करवाना शुरू कर दिए बच्चों से, ये हमको तो नहीं लगता उचित है। वो भी कोविड का टाइम चल रहा है, सैकड़ों की भीड़ वहां जुटी हुई है, ये उचित है? कहीं से, कहीं से उचित नहीं है ऐसा। अब ये बताइए, अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम किसी मैटर पे, किसी मुद्दे पे अपने स्वार्थ के लिए आपको रोड पे खड़ा कर दें, कहीं से ये उचित है? हमें तो नहीं लगता कहीं से उचित है। भाई जो चीजें हैं प्रशासनिक स्तर पे डील की जा सकती है, उसको वहीं से डील करना चाहिए। कि कोई मुद्दा में ये आंदोलन से हल होगा? बताइए, कोई मुद्दा आंदोलन से भविष्य ही खराब होगा छात्रों का, मुकदमे लदेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज है। ये मतलब इस तरीके से बच्चों का मतलब गलत तरीके से यूज नहीं होना चाहिए। जो भी करे, चाहे हम करें चाहे कोई भी करता हो, वो चीजें कहीं से भी कहा जाए तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है मैटर, तो पेपर पढ़ते ही होंगे, सारा मैटर संज्ञान में तो आपके है ही, सारे मैटर आपके संज्ञान में है। तो हमें तो कहीं से उचित नहीं लगा इस तरह की चीजें, बच्चों से आप आंदोलन कराएं, बच्चों से मारपीट कराएं। भाई ठीक है, झगड़ा हुआ तो रोका जा सकता था, नहीं रोका जा सकता था? भाई बच्चा बैच छूट रहा है, अभी वहां पता चला कोचिंग है, भाई विवाद तो होता रहता है, तो उसके लिए आप वैसी व्यवस्था रखिए कि आप बच्चों को ही यूज कर लेंगे कि मारो। ये उचित है? कहीं से उचित नहीं। अगर कोई मान लीजिए किसी को, एक सिंगल आदमी पे 100 लोग लग जाए, एक एक हाथ भी मारे, मर नहीं जाएगा वो? बताइए, मर तो जाएगा ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो कोचिंग संचालक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को रोके। भाई आप कोचिंग संचालक है, 10 लोग आपके वहां स्टाफ है, तो बच्चों को नहीं रोका जा सकता? आराम से रोका जा सकता है। आपका मैटर है, आपकी कोचिंग है, आप समझिए, बच्चों को बीच में डालने की क्या जरूरत है? बच्चा तो यहाँ इलाहाबाद में आया है अपना भविष्य बनाने के लिए। आप यहाँ ज्ञान लेने के लिए आए हैं कि राजनीति करने के लिए आए हैं? बताइए, ज्ञान ही लेने के लिए आए हैं ना। तो ये चीजें बहुत गलत है, जो इस तरीके की चीजें बच्चों को यूज करके ये सारे काम कराया जा रहा है, ये कहीं से मतलब उचित नहीं है। भाई देखिए, देश के कानून ने सारी चीजें दी हुई हैं, आपको अधिकार है, किसी के साथ गलत हो रहा है, मानते हैं गलत हुआ, सही हुआ, जो भी हुआ, तो आपको अधिकार है, आप कानूनी रूप से लड़ाई लड़िए, ठीक है। कि आप उसी, या आपको झगड़ा करना है, आपको कुछ भी करना है, आप करिए, कुछ भी कर दीजिए, गोली चलाइए, कुछ करिए, लेकिन अब बच्चों से क्यों करा रहा है? बच्चे मारे भी, बच्चे आंदोलन भी करे, और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो, बच्चों की फीस भी जाए, कहां से उचित है? बताइए आप लोग। हमें तो नहीं लगता कहीं से ये उचित है। बस ये है, देखिए होता क्या है ना, छोटे छोटे आप लोग बच्चे हैं। अभी मैं 4 बातें बोल दूं, भाई देखिए हम तो कितने भी, जितने भी हैं आपसे तो बड़े ही हैं ना एज में, तो दिमाग आपसे कई गुना ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं आपको यूज करना चाहूं तो कुछ 10 चीजें इमोशनल बोल दूं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, 75 चीजें, होता ना एक ब्रेन वॉश, तो फिर क्या करेंगे आप? भाई जो मैं कह रहा हूं, हाँ गुरु जी कह दिए बस करो। तो भाई गुरु जी को सोचना चाहिए ना कि बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी आपके ये इलाहाबाद में आए हुए अपना भविष्य बनाने के लिए, तो इनसे आंदोलन करवाए। भाई आपको राजनीति करनी है या आपकी कोई नौकरी खा रहा है क्या? भाई कोई आपको बेरोजगार कर रहा हो, कोई आपकी नौकरी खा रहा हो, तो करिए आंदोलन, वो आपके हक की लड़ाई है। अब दूसरों की लड़ाई वो भी इस तरीके से आप लोग अपना भविष्य चौपट करके करते हैं, तो हमको नहीं लगता किसी प्रकार से उचित है। अब एक मूर्ख के चक्कर में सब झेलेंगे, बच्चे भी झेलेंगे और हम लोग भी झेलेंगे, केवल एक मूर्ख के चक्कर में, ये कहीं से उचित नहीं है। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका
हाँ, मेथड 2 की चर्चा करते हैं। निपट गया ना क्वेश्चन। अब 1-2 सेकंड में हम देने वाले हैं मेथड 2। चलिए आई देखिए, एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। बच्चों बताइए, एवरेज इसका 1 कम हुआ है, यानी कि ये जो 14 किताबें ली गई हैं वो बताइए औसत से कम है। औसत से क्या है? कम है। अगर ये औसत के बराबर आप इसको करना चाहते हैं तो 76 जितना ला रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, वो तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए, साथ में टोटल में जितनी कमी आ रही है उसको भी बढ़ाइए। तो टोटल में कितने की कमी आएगी? 64 की कमी आएगी। 64 और 76 140, और 140 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए? 14 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट, 14 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 14 लोग ही आ रहे हैं ना, तो 14 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बताइए सबका एवरेज कितना है? 10, और यही पुराना एवरेज होगा। ऐसे ही सिखाया था ना मैंने, यही पुराना एवरेज होगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा से सुने। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, तो बच्चों दोबारा से देख लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओरल 2 सेकंड में। 50 किताबें खरीदा है, कुछ खर्च किया होगा, कुछ उसका एवरेज भी होगा। मान लिया एवरेज x है, कुछ उसका एवरेज भी है। तो ध्यान से देखिए, 76 और खर्च करके वह 14 किताबें खरीद सकता है। भाई किताबें और ज्यादा खरीदेगा तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, लेकिन खरीदने से उसका एवरेज क्या हो गया है? 14 किताब खरीदने से एवरेज कम हो गया है, 1 कम हो गया। तो इसका कारण यहां बैठा हर एक बच्चा समझ रहा होगा। एवरेज कम होने का कारण है कि जो किताबें 14 किताबें खरीदी गई हैं उनका जो एवरेज है पुराने एवरेज से कम है। यानी कि पुरानी किताब के मूल्य, मतलब पुराने मूल्य से इसका जो नया मूल्य है वो क्या है? कम है। तो बच्चों कैसे एडजस्ट होगा ये? पुराना एवरेज कैसे प्राप्त होगा आपका? एवरेज पर प्रभाव ना पड़ता, एवरेज एक्स ही होता। जब वो 76 जो ला रहा है वो तो लाए ही, साथ में जो टोटल में कमी हो रही है उसकी भी भरपाई कर दे। तो टोटल में कमी कितने की हो रही है बताइए? 64 की। टोटल में कमी कितने की हो रही है? 64 की। तो 64 और 76 कितना हो जाएगा? 140। क्लियर सारे बच्चों को? 64 और 76 कितना हो गया? 140। 140 अगर वो लाता तो एवरेज पर कोई प्रभाव ना पड़ता, तो यानी कि वो एवरेज के बराबर ही आता। किसके बराबर आता? एवरेज के बराबर आता वो। तो बताइए 140 के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज कितना हो रहा है 14 में प्रत्येक का? 140/14 यानी कि 10 का। तो ये आपके किताबों का एवरेज है कौन सा? प्रारंभिक। इतना लाया होता, यानी कि पुराने एवरेज के बराबर लाया होता तो एवरेज पर प्रभाव ना पड़ता। अर्थात पुराना एवरेज क्या है? पुराना एवरेज आपका 10 है। लिखवा दूं क्या? एक बार इसको लिखवा दूं? हमने लास्ट क्वेश्चन सीएल के लिए नोट भी लिखाया था, इसके लिए भी लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिए। चौदह किताब और खरीदने से औसत 1 कम हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है। अर्थात जो नई किताबें खरीदी गई हैं, अर्थात जो नई किताबें खरीदी गई हैं उनका एवरेज पुराने एवरेज से कम है। यदि 14 किताबों का मूल्य चौदह किताबों का मूल्य 76 से 76 से उतना ज्यादा कर दिया जाए,
उतना ज्यादा कर दिया जाए जितना कि मूल्य में कुल कमी हुई है, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इन 14 किताबों का एवरेज पुराने 50 किताबों के एवरेज के बराबर हो जाएगा। पूरा लाइन बोलिए। पूरा लाइन पढ़िए। भाषा गलत है, आप लोग बोल रहे हैं, पूरा बोलना पड़ेगा। रुक जाइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक मिनट। हाँ, कर दिया जाए। हाँ, यदि 14 किताबों का मूल्य 76 से उतना ज्यादा कर दिया जाए जितना कि मूल्य पर कुल कमी हुई है, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इन 14 किताबों का औसत मूल्य, अर्थात इन 14 किताबों का औसत मूल्य पुरानी किताबों के औसत मूल्य के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे मेथड 2 में? सीधे 76 प्लस एवरेज में कितने की कमी हुई थी? 64 इंटू 1, 64 की कमी हुई थी। और बाई क्या कर दें? 14 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 10। तो यही क्या होगा? पुराना एवरेज। यही पूछा भी गया है, आ रहा है बच्चों समझ में? देखा आपने, ऐसे निपटाना है आपको। ये एग्जाम का अप्रोच है। 2 सेकंड में ये क्वेश्चन लगेगा। एक्स मानकर अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग एक्स अगर आप क्वेश्चन करते हैं, यू कैन फाइंड इट इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। अब आइए 44 नंबर का सवाल है बच्चों। 44। यदि x, y और yz के औसत के बीच अंतर 12 है, तो x और z के बीच अंतर क्या होगा? x और z के बीच अंतर क्या होगा? इनका एवरेज निकालिए। x प्लस वाई बाई 2 इसका एवरेज हो गया, और माइनस y प्लस z बाई 2 इसका एवरेज हो गया, और इनका अंतर क्या है? 12 है। बच्चों हल करा जाएगा तो यह आएगा x प्लस वाई माइनस z बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो y से y कैंसिल, x माइनस z बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो 2 को उधर भेज दीजिए तो कितना? 24। x और z का अंतर आ गया 24। x और z का अंतर आ गया आपका 24। ये आपका आंसर है। सभी लोग ध्यान दीजिए, जिम्मेदारी के साथ, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। चलिए आइए देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45। दी गई श्रृंखला में पहले 3 पूर्ण संख्याओं का औसत 24 है और शेष बचे पूर्ण संख्याओं का औसत 18 है। इस श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? यह क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए बच्चों, दी गई श्रृंखला में पहले 3 पूर्ण संख्याओं का औसत 24 और बाकी की बची पूर्ण संख्याओं का औसत 18 है। तो इस श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शुरुआत में एवरेज 24 है और बाकी सबका क्या है? 18 है। तो जो भी इसका एवरेज होने वाला है वो 18 और 24 से क्या होगा? बीच होगा, क्योंकि बढ़ नहीं सकता। 24 से और 18 से, 18 24 से क्या रहना है? बीच में ही रहना है, बढ़ नहीं सकता बच्चों। 18 24 से उसको बीच में रहना है, ध्यान दीजिएगा।
3 ही पूर्ण संख्या लिया है, उसका एवरेज 24 हो गया है, और बाकी जितनी भी पूर्ण संख्या, जितनी भी हो, उन सब का एवरेज अब 18 आ गया है। तो अब जो टोटल सभी संख्याओं का एवरेज आएगा वो 18 और 24 के बीच में होगा। 18 से कम नहीं हो सकता और 24 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीज तो क्लियर है, पहले दिन ही क्लियर किया था मैंने। आ रहा है समझ में? तो आंसर क्या देंगे? सीधे सीधे 18 और 24 के बीच। अब कोई संख्याएं शामिल नहीं करनी, इधर से ये 3 संख्याएं शामिल हुई, इधर से शेष संख्या शामिल हुई, इधर एवरेज 24 है, अब एवरेज 24 है, आगे एवरेज 18 मिल रहा, तो 24 से ज्यादा तो अब एवरेज हो नहीं सकता, और 18 से एवरेज अब कम नहीं हो सकता। तो जो भी एवरेज होगा वो 24-18 के क्या होगा? बीच में होगा। 24-18 भी नहीं हो सकता, 24-18 के क्या होगा? बीच में होगा। आइए 46 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है, सिंपल सा सवाल है। कितना आ रहा है? 3000 करा भी है आप लोगों ने, गुड। लेकिन मैं होमवर्क में दे रहा हूं अभी, आप लगाइएगा। एलिगेशन तो लगेगा, आप एवरेज भी, एलिगेशन एवरेज एक ही है, समझिएगा। बस फर्क कहां है? संख्याओं का जो अनुपात लेते हैं हम, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो पलट के ले लेते हैं, और अगर एलिगेशन लगाते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है क्रॉस डिफरेंस से। बस फर्क केवल इतना है, बाकी एलिगेशन और आपका शिफ्टिंग दोनों क्या है? एक ही है। आगे देखिएगा 47। बच्चों 3 to the power 30, 3 to the power 60, 3 to the power 90 का औसत क्या होगा? एवरेज चाहिए इसका। सबको जोड़कर 3 से भाग, सीधे सीधे इसको ऐड करिए, यही करना है। 3 से क्या करिए? डिवाइड। ऊपर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। क्लियर है सारे बच्चों को? थ्री की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89। आ रहा है समझ में? तो मेरे बच्चों अभी थोड़ा सा सीजीएल का फॉर्म आ चुका है, लेकिन मैं समय अभाव के कारण जो इंपॉर्टेंट एक इशू है ये आपका, इस पर डिस्कस होना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं अभी। आज कल परसों में कर लूंगा इस पर डिस्कशन, ठीक है? डिटेल डिस्कशन हो जाएगा सीजीएल को लेकर। जब आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे यूट्यूब का तो उस पर लाइव हो लीजिएगा, अपनी जितनी भी समस्याएं हो वहां डिस्कस कर सकते हैं आप। आइए चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का सवाल। एक पुस्तकालय में रविवार को 540 तथा अन्य दिनों पर 240 आगंतुक औसतन आते हैं। तो रविवार को 540 आ रहे हैं, बाकी 6 दिन में औसतन कितना आ रहा है? 240। तो प्रत्येक दिन 240 240 ऑन एन एवरेज कह सकते आ रहे हैं। फरवरी माह जो कि रविवार से शुरू होता है और ये लीप ईयर है, यहां पर आगंतुकों की संख्या ज्ञात करें। सुनिएगा, रविवार से आपका महीना शुरू हुआ है, तो 1 तारीख को रविवार, तो फिर 8 को रविवार, फिर 15 को रविवार, फिर 22 को रविवार, फिर 29 को रविवार। हो गया? कितने रविवार हो गए? 5 रविवार हो गए। तो 5 रविवार में कुल आगंतुक कितने आ जाएंगे? 5 गुणे 540, ठीक। और अब दिन कितने बचे? 29 दिन होते हैं ना पूरे लीप ईयर वाले, फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। तो 29 में से ये 5 रविवार निकाल दीजिए, दिन कितने बचे? 24। तो 24 दिन में ऑन एन एवरेज कितने आते हैं? 24 गुणे 240। इनका एवरेज चाहिए, तो भाई क्या हो जाएगा बताइए? 29। आप 29 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो ये औसत है आपका, औसत संख्या बताइए कितनी? 291.7
7 2, ये आपका आंसर है, ऐसे ही लगाएंगे। सही है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। आइए 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कर्मचारी तथा उनके कार्य करने के समय को प्रदर्शित किया गया है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है आपका 3 to 5, 3 to 5 मतलब 3 से 5 घंटे काम करते हैं 7 कर्मचारी, 5 से 7 घंटे काम करते हैं 10 कर्मचारी, 7 से 9 घंटे काम करते हैं 18 कर्मचारी, 9 से 11 घंटे काम करते हैं 57 कर्मचारी, 11 से 13 घंटे काम करते हैं 14 कर्मचारी, 13 से 15 घंटे काम करते हैं 8 कर्मचारी। तो आपको बताना क्या है, एक कर्मचारी के औसत कार्य करने के समय को बताइए। तो आप क्या करिए, कुल कितने घंटे काम हुआ है ये पता करिए। तो ये पता कैसे चलेगा आपका, जो इनका टाइम इंटरवल दिया हुआ है आप उसी का एवरेज ले लेंगे। जैसे कोई 3 से 5 घंटा काम करता है तो औसतन 4 घंटे काम हुआ, 3 + 5/2 4 घंटे काम हुआ। कोई 5 से 7 घंटे काम करता है तो औसतन बोलेंगे 6 घंटे काम हुआ। कोई 7 से 9 घंटे काम करता है तो औसतन 8 घंटे काम हुआ। तो कुल कितने घंटे काम हुआ वो पता कर लीजिए और बटा में कुल कर्मचारियों की संख्या कर दीजिए। तो औसतन कर्मचारी कितने घंटे काम करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। औसत कार्य करने का समय, औसत कार्य करने का समय, ध्यान से देखिएगा, औसत कार्य करने का समय एवरेज ले लीजिए सबका। तो 4 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 10 प्लस 8 गुणे 18 प्लस कितना 10 गुणे 57 प्लस 12 गुणे 14 प्लस 14 गुणे 8 और बटा में क्या, बटा में क्या 114। कुल कर्मचारी कितने हैं, यही इतने ही हैं, लिख देते हैं। औसत समय कट तो नहीं रहा है, गया यूट्यूब। हाँ देखिए वो टेबल है ही नहीं यहां पर, टेबल कट नहीं रहा था। औसत समय क्या होगा, कुल समय बटा में कुल कर्मचारी। सही है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, आ गया कि नहीं बता दीजिए। भाई देखिए दिया हुआ 3 से 5 घंटे 5 से 7 घंटे ऐसे काम हो रहा है और उसके सामने कर्मचारियों की संख्या दी गई है। अगर ऑन एन एवरेज 4 घंटे काम हो रहा है तो 7 कर्मचारी कुल कितने घंटे काम करेंगे, 7 चौके 28 घंटे काम करेंगे। क्लियर है। अगर ऑन एन एवरेज 6 घंटे काम हो रहा है तो 10 कर्मचारी कितने घंटे काम करेंगे, 6 गुणे 10 यानी कि 60 घंटे। अगर उसी तरीके से आगे भी 8 घंटे काम हो रहा है, फिर उसके बाद आपका 10 घंटे काम हो रहा है, 12 घंटे काम हो रहा है, फिर 14 घंटे काम हो रहा है, तो कुल कितने घंटे काम हुआ ये निकाल लिया ऊपर और बटा में 114 कर लिया। तो कितना आया 1082 बटा में क्या 114 कितना 9.5, ये आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन पहले एकदम बेसिक से करवा दूं, फिर दिमाग लगाएंगे हम लोग कि और जल्दी कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले बेसिक से करवाऊं पूरा एकदम एक एक चीज लिखकर, फिर दिमाग लगाएंगे और समय की बचत कहां से हो सकती है दिखाता हूं मैं आपको। आइए चलिए देखिए, चलिए आ जाइए। 50th नंबर का क्वेश्चन है, 50वां। एक मालवाहक जहाज में 5 बक्से हैं। पहले बक्से का वजन 200 किलोग्राम है
और दूसरे बक्से का वजन तीसरे बक्से के वजन, जिसका वजन पहले बक्से के वजन से 25% अधिक है, से 20% अधिक है। डरिएगा मत एकदम, ये सब लिखा हुआ देखकर डरना नहीं है, करना है बस। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बक्सा लिख देंगे, मान लेंगे किसी को जो फिगर दिया हुआ उठा लेंगे तो रिलेट करके आ जाएगा। बोला है चौथा बक्सा 350 किलोग्राम का है, जो पांचवें बक्से से 30% हल्का है। 4 सबसे भारी बक्सों के वजन का औसत तथा 4 सबसे हल्के बक्सों के वजन का औसत का अंतर ज्ञात करें। आइए चलिए ध्यान से देखिए। पहला बक्सा, दूसरा बक्सा, तीसरा, चौथा और ये 5 बक्से हैं। चौथा बक्सा 350 किलोग्राम का है, ध्यान से देखिएगा, और पहले बक्से का वजन 200 किलोग्राम है। अब देखिएगा, बोला गया है दूसरे बक्से का वजन तीसरे बक्से के वजन, जिसका वजन पहले बक्से से 25% अधिक है, से 20% अधिक है। तो तीसरे बक्से का रिलेशन इससे होगा कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 200 का 25% निकालिए, 50 किलोग्राम, तो ये क्या होगा? 250 किलोग्राम। तो अब ये दूसरे बक्से का वजन क्या होगा? 20%, इससे भी ज्यादा, तो इसका 20% क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो ये 300 किलोग्राम हो गया। सही है। अब देखिए, पांचवें बक्से से 30% हल्का है कौन? चौथा बक्सा। चौथा बक्सा जो कि 350 किलोग्राम का है, पांचवें बक्से से 30% हल्का है। मतलब ये हम कह सकते हैं परसेंटेज यहां प्रयोग हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि चौथा बक्सा पांचवें बक्से का 70% है। तो बच्चों अगर ये 100, तो ये क्या होगा? 70। भाई अगर इसका वजन 100 किलोग्राम, तो इसका वजन क्या होगा? 70 किलोग्राम। ये बोला गया ना कि ये जो चौथा बक्सा है पांचवें बक्से से 30% हल्का है। तो अगर ये 100, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 100, हर एक बच्चा देखेगा, अगर ये 100, तो ये क्या हो जाएगा? 70, 30 कम। क्लियर है? 30 कम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों क्या ये 70 बराबर 350 के होगा? आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, ये इस सवाल में अच्छा खासा लग रहा है ये परसेंटेज। ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। शायद हो सकता हो कुछ लोग ना समझ पाए इसको, लेकिन अभी एक ही मेथड से करा रहा हूं और दूसरे मेथड भी कराऊंगा। ये सीधा दिमाग में धसाइए इसको। ये इससे 30% कम है, अगर ये 100% होगा तो ये 70% होगा। तो क्या बच्चों 70% बराबर, क्या ये 70% बराबर 350 किलोग्राम के होगा? तो बच्चों 1% बराबर किसके? 5 के। तो 100% बराबर किसके? 500 किलोग्राम के। आ रहा समझ में? 500 किलोग्राम के। तो यहां लिख दिया 500 किलोग्राम। सबसे पहले सवाल आपके सामने आते ही यही मेथड दिमाग में आएगा कि सबके भार निकाल लो, सबके वजन निकाल लो। अभी आप कोई दूसरा अप्रोच सोचेंगे ही नहीं। चलिए, क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? ये हो गया आपका पांचवें बक्से का भार 500 किलोग्राम। इस कंडीशन में किसको प्रॉब्लम हुई है भाई? बताइए, है समस्या किसी को? साफ हमने समस्या रहने ही नहीं दिया। बोला है कि चौथा बक्सा पांचवें बक्से से 30% कम है, तो अगर ये 100% तो ये 70% होगा। और यही 70% माना हुआ रियल के 350 के बराबर। तो 1% बराबर रियल के 5 किलोग्राम के, तो 100% बराबर किसके? 500 किलोग्राम के। आ गया समझ में? अब देखिए, चार सबसे भारी बक्सों के वजन का औसत तथा 4 सबसे हल्के बक्सों के वजन के औसत का अंतर आपको बताना है। 4 सबसे भारी बक्से के वजन का औसत चाहिए, तो 4 सबसे भारी बक्से कौन से होंगे? 300, 250, 350 और ये 500। इसका औसत हो जाएगा बाई 4। सही है। और 4 सबसे हल्के बक्सों का औसत क्या हो जाएगा? 200, 300, 250, 350 और बाई क्या? 4। बच्चों आप ही बताइए, ये आपका क्या क्या कट गया? आपका 300, 250, 350, 300, 250, 350 तो कट गया। इसकी वैल्यू केवल क्या आएगी? 500 माइनस 500 माइनस 200 बटा क्या? 4। यही तो आएगा। कितना? 70।
ये देखिए, अब यहीं से आपका दिमाग खुला होगा कि अरे सर अगर ऐसा था तो हम दूसरा तीसरा चौथा निकाले ही ना होते, दूसरा तीसरा चौथा निकाले ही ना होते। फाइनली तो ये कट ही गया ना, दूसरा तीसरा चौथा हम निकाले ही ना होते, फाइनली ये तो कट ही गया आराम से, हम केवल पांचवा निकाल लिए होते। समझ पा रहे हैं बात को? तो कि ये देख रहे हैं कि इसमें ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, यहां से ये वाला फिगर, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, जब माइनस लिया जाएगा तो एलसीएम 4 होगा, तो फाइनली ये कट नहीं जाएगा, केवल क्या बचेगा 500 माइनस 200 बच रहा है, तो 500 माइनस 200 बटा 4 यानी कि आ गया आपका 75। है कोई डाउट? क्लियर है? समझ रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाते ना तो सोच लेते हैं कि ये सबसे छोटा है और बोला गया है दूसरे बक्से का वजन तीसरे बक्से, जिसका वजन पहले बक्से से 25% अधिक है, से 20% अधिक है, मतलब पक्का दूसरा तीसरा भी बड़े होंगे इससे, और चौथे का 350 किलोग्राम वजन है, पक्का पांचवा इससे भी बड़ा होगा। तो हम जब 4 सबसे बड़े बक्सों को उठाएंगे, उसका औसत निकालेंगे, तो उसमें 200 वाला छूट जाएगा, और जब हम 4 सबसे छोटे बक्सों को उठाएंगे तो उसमें 500 वाला छूट जाएगा। तो जब इनका अंतर लेंगे औसतों का, तो आपका कौन सा कट जाएगा? दूसरा तीसरा चौथा कट जाएगा, बचेगा कौन? पांचवा माइनस पहला, अब बाई 4 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आने वाले समय में इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं जब प्रैक्टिस में आ जाएं तो। नहीं तो सबसे पहले तो यही आपके दिमाग में आएगा, लाओ सबके बाहर निकाल लें, उसके बाद औसत निकाल लें, सबसे पहले यही आपके दिमाग में आएगा। क्लियर है बच्चों? 75 किलोग्राम दिया है बच्चे ने, सुमिरन सिंह ने आंसर करा है 75 किलोग्राम। आइए 51 नंबर का क्वेश्चन है, 51, लाइए क्वेश्चन सामने। 51 मेरे यूपीएसआई वाले बच्चों, आप लोग जरा दीजिएगा ध्यान विशेष रूप से। 20 संख्या, अब आप लोग जल्दी यूपीएसआई वाला नंबर आने वाला है क्वेश्चंस का। 20 संख्याओं का औसत 0 है, ये लीजिए, 20 संख्याओं का औसत 0 है, उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी होंगी? अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं? बच्चों 19 संख्याओं को 0 से बड़ा कर दीजिए, और उनका जितना भी योग होता हो अकेले 20वीं संख्या को रख दीजिए, अपने आप ही योग 0 हो जाएगा। आया समझ में? जैसे मान लिया कुछ संख्या ले लिया 10, 50, 70, 4 संख्याओं की बात हो रही है, इसमें 3 संख्या ये हो गई, इनका योग कितना आया? 130। तो बच्चों अकेले चौथी संख्या -130 ले लें तो योग क्या आ जाएगा? बताइए, 0 आ जाएगा। तो योग 0 तो औसत भी 0 हो जाएगा। तो वही यहां भी करना है। संख्याएं कितनी हैं? 20 संख्याएं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो पूछा गया है, बताइए इनका एवरेज 0 हो रहा है तो कितनी संख्याएं, अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी होंगी? 0 से बड़ी होने का मतलब वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। 19 संख्याओं को आप पॉजिटिव रख लीजिए, 19 नंबर्स को आप पॉजिटिव रख लीजिए, एक अकेले को क्या कर दीजिए? उनके योग के बराबर नेगेटिव कर दीजिए, पूरा सम, पूरा योग क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। जैसे 3 संख्याओं को हमने प्लस में रखा था, आ रहा है समझ में? 3 संख्याओं को हमने प्लस में रखा था, एक अकेली संख्या को हमने माइनस में रख दिया, योग कितना हो गया? 0। तो औसत भी क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर कॉन्सेप्चुअल है। आप क्या आंसर देंगे? सीधे सीधे बताइए। 19 संख्याएं 0 से बड़ी होंगी और इनका जितना भी योग होगा 20वीं संख्या को उतना ही माइनस में ले लेंगे, तो हमारा कुल योग 0 होगा, जिससे औसत भी क्या हो जाएगा? औसत भी 0 हो जाएगा। तो अधिकतम लिख लीजिएगा आंसर में, केवल अधिकतम, अधिकतम अधिकतम 19 संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं।
क्या बच्चा कह रहा है अगर इसमें बात अधिकतम की नहीं किया होता तो, न्यूनतम बोला होता तो, ध्यान से देखिए, तो अगर न्यूनतम बोले तो एक कर लीजिए, आया समझ में? न्यूनतम बोल रहा है, न्यूनतम कितनी संख्याएं धनात्मक होंगी, तो एक को कर लीजिए आप क्या, धनात्मक कर लीजिए, और बाकी 19 को क्या कर दीजिए, ऋणात्मक कर दीजिए। बाकी 19 को क्या कर दीजिए, ऋणात्मक। एक अकेले जितना बड़ा होगा, एक अकेले जितना बड़ा होगा उसी के टुकड़ों में माइनस में फिगर उठा लीजिए, उनका भी योग माइनस में सीधे उसके बराबर हो, लेकिन फिर माइनस प्लस की वजह से वो क्या हो जाए, कैंसिल होकर 0 आ जाए। बात समझ में आई आपको? क्लियर है कि नहीं? अब दोनों ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों नहीं कहेगा, क्या? देखिए फिर तो ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, फिर किस पर जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। अब उन चारों ऑप्शन में तलाशते क्या एप्रोप्रिएट है, तो उस हिसाब से आंसर बनता, ठीक है। नहीं देखिए, कंडीशन नहीं दे तो फिर आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त, और फिर नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त नहीं दिया है तो फिर जीटीओ होंगे। ऑप्शन किस तरीके से सेट करके दिया है, ठीक है। आइए 52 नंबर का क्वेश्चन है, 52। कल बच्चों निश्चित रूप से क्लास आप लोगों की मैं नहीं ले पाऊंगा, ये वाली एवरेज वाली, लेकिन अगली क्लास अवश्य लूंगा आकर। अगली क्लास आपकी टिग्नोमेट्री वाली चलेगी। हाँ क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है आइए। आप सोच रहे बंद हो गई क्या कोचिंग? अभी देखिए कोविड वाला मैटर चल रहा है, सिविल लाइंस में तो कोचिंग को हिला नहीं सकता, रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सारे मानकों को आपकी कोचिंग पूरा करती है। हाँ ये है कोविड वाला मैटर है, तो जैसा शासन का आदेश होगा उस हिसाब से सभी कोचिंग वालों को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तो करना ही पड़ेगा सबको, ठीक है। चलिए आइए देखिए 52, केवल किसी एक मूर्ख के कारण। आइए देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है, सबको ले जा रहा है वो व्यक्ति ना, सब जा रहे हैं एक के चक्कर में। कंपनी सी, अगर ये, चलिए क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। बड़ा तो बहुत मतलब बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या मतलब है, छोड़िए। क्या हुआ? हाँ सही कह रहे हैं, यूट्यूब बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, आपका समय बर्बाद होगा, कीमती समय, ठीक है। आप ये सुनने के लिए थोड़ी आए हमारी बड़ास, मेरा दर्द थोड़ी सुनने के लिए, आप तो पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो पढ़ना ही है। देखिए ध्यान से, हाँ लेकिन ये आपके भी हिस्से की बात थी, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। दर्द जितना हमें हो रहा है उतना आपको भी होना चाहिए। आगे देखिए हो रहा है कि नहीं, चलिए आगे देखिए। कंपनी सी, मुंह बना के केवल खड़े हो जाने से नहीं होता है कि हम बहुत असहाय हो गए हैं, अबला हो गए हैं, अबला पता नहीं क्या क्या हो गए हैं, इसका थोड़ी मतलब होता है। अब तो बर्बाद तो हम लोग हुए ना। चलिए देखिए, कंपनी सी 25 उत्पादों को, फर्जी चीज होती है, बताइए एक मतलब नेतागिरी करनी है कि पढ़ाना है बच्चों? चलिए देखिए, कंपनी सी 25 क्या करे, भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, कंपनी क्योंकि आज की ही चांदनी है, फिर अंधेरी रात। चलिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी। चलिए देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है, 52। कंपनी सी 25 उत्पादों को 1200 रुपए की औसत कीमत से बेचती है। यदि इनमें से कोई भी उत्पाद 420 रुपए से कम में नहीं बेचा गया है और उनमें से 10 उत्पाद 1000 रुपए से कम में बेचे गए हैं, तब उन सभी में से सबसे महंगे उत्पाद की अधिकतम संभव कीमत क्या है? देखिए आप क्या करिए, 25 उत्पाद है टोटल, एक उत्पाद को सबसे महंगी कीमत का मान लीजिए, तो उसको हटाइए, तो उत्पाद कितने हो गए? 24। तो 24 उत्पाद में से जो 10 उत्पाद हैं 1000 से कम में बेचे गए हैं, तो मिनिमम कितने में बेचे जा सकते हैं? 420 में बेचे जा सकते हैं। तो 10 उत्पादों को आप बेच दीजिए किसमें? 420 में, 1000 में नहीं बाबू। 10 उत्पाद जो हैं, 10 उत्पाद 1000 से कम में बेचे गए हैं, तो कहीं किसी एक आर्टिकल का, एक उत्पाद का आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम मूल्य निकालना चाहते हैं, तो बाकी सबको क्या कर दीजिए? मिनिमम। बाकी सबको क्या करिए? मिनिमम। सबको न्यूनतम कर दीजिए, तो एक अकेला अपने आप उठ जाएगा।
एक उत्पाद का मूल्य अपने आप ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए 10 उत्पादों का जो मूल्य है वो 1000 से कम है, 1000 से कम में बेचे गए हैं, तो मिल गया एक पॉइंट हमको। जब 1000 से कम में बेचे गए हैं तो हम कितने में बेच देंगे? 420 में बेच देंगे। कितने में बच्चों बेचेंगे? 420 में बेचेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है समझ में? अब सुनिए ध्यान से। तो बाकी बचे हमारे कितने उत्पाद? 14 की 15? हाँ वेरी गुड, 14 बचे। एक अधिकतम वाले को साइड में रखिए, तो बाकी 14 उत्पाद को कितने में बेच दें? 1000 में बेचिए। देखिए 1000 देने का यही अर्थ ही है, 1000 भी एक वैल्यू है, तो बाकी सबको कितने में बेच दें? 1000 में बेच दे। बोला है ना, बाकी की 10 1000 से कम में बिकी है तो 420 में बिक जाएगी, मिनिमम 420 में। तो बाकी जो बच रही है आपकी 14 उत्पाद, उसको कितने में बेच दीजिए? कितने में? 1000 में बेच दीजिए। सही है, कितने में बेचिए? 1000 में। तो ये कुल कितने उत्पादों का मूल्य है बताइए? 24 उत्पादों का मूल्य है। ये 24 उत्पादों का मूल्य है, उत्पादों का मूल्य 24 उत्पादों का मूल्य। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए, 10 गुणे 420 प्लस 14 गुणे क्या है आपका? 1000। ये फिगर है, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। तो ये 24 उत्पादों का मूल्य है। तो सबसे महंगे उत्पाद का मूल्य क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सभी उत्पादों का मूल्य हो जाएगा 25 गुणे 1200, एवरेज 1200 था, और माइनस क्या कर देंगे? ये जोड़ने पर कितना आ रहा था? 18200। तो 18200 माइनस कर दीजिए 11। सबसे महंगे उत्पाद का मूल्य कितना है? 11800 है। सबसे महंगा उत्पाद 11800 का है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। आ रहा है सबको समझ में? मजा आ रहा है बच्चों? एवरेज पढ़ के मजबूती आई है। अब नए सवाल मिलेंगे जो हम पुराने बैच में कराते थे, अब उसके बाद नए अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक, इसके आगे के नया टॉपिक सुधीर कुमार शुक्ला स्टार्ट होगा, बस एवरेज कंप्लीट होने दीजिए। टिग्नोमेट्री तो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ ही, आके पढ़िए उसको। टिग्नोमेट्री नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आइए। अब इसके बाद है (53). दोबारा समझा दूं क्या सबसे महंगा उत्पाद वाला क्वेश्चन? हाँ सुनिए, आपके पास 25 उत्पाद हैं, औसतन सबकी कीमत क्या है? 1200 रुपए है, 1200 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, उत्पाद, किसी भी उत्पाद को 420 रुपए से नीचे नहीं बेच सकते, यानी कि उत्पाद की मिनिमम कीमत क्या है? 420 है। कुछ 10 उत्पाद जो हैं वो 1000 से कम में बेचे गए हैं, तो आपको उस उत्पाद की कीमत बतानी है जिसका मूल्य सबसे अधिकतम है। किसी चीज का मूल्य अधिकतम कब होगा? अधिक से अधिक मूल्य कब होगा? जब सबको क्या कर दीजिए? न्यूनतम कर दीजिए। 25 उत्पादों में अधिकतम मूल्य वाला उत्पाद एक अलग हटाइए तो 24 उत्पाद होंगे। इन 24 उत्पादों का मूल्य क्या कर देंगे? मिनिमम। लिखा दूं क्या नोटिस को? एक उत्पाद का मूल्य अधिकतम ज्ञात करने के लिए बाकी 24 उत्पादों के मूल्य क्या होने चाहिए? न्यूनतम होने चाहिए। कहीं लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप, बाद में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिख ही लीजिए, साइड में डाल लीजिए। एक उत्पाद का मूल्य अधिकतम ज्ञात करने के लिए, एक उत्पाद का मूल्य अधिकतम ज्ञात करने के लिए बाकी की शेष 24 उत्पादों का मूल्य न्यूनतम होना चाहिए। शेष 24 उत्पादों का मूल्य न्यूनतम होना चाहिए। क्लियर है? आ गया समझ में? इसी अप्रोच को हमने यूज किया है और अपने प्रश्न का उत्तर दिया। आप समझिए बाबू, 10 उत्पाद 1000 से कम कीमत पे बेचे गए तो 10 को 420 रुपए में बेच दीजिए। बाकी बचे 14
इन 14 को कितने में बेच दीजिए, 1,000 में बेच दीजिए, और कोई मूल्य तो दिया नहीं है, इसलिए 1,000 को टारगेट करके उठा लेंगे। तो 24 उत्पादों का मूल्य आ जाएगा, और 25 उत्पादों का मूल्य 25 जुड़े 1200 होगा ही, उसमें से आप इसको 24 उत्पादों के मूल्य को घटा दीजिए, अधिकतम मूल्य आपको एक उत्पाद का पता चल जाएगा। क्लियर है? आइए बच्चों देखिए, 53 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्रमागत, हर एक बच्चा देखेगा 53। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, उन्हें अवरोही क्रम में रखने पर चौथे क्रम में कौन सी संख्या आएगी? तो देखिएगा 5 ही क्रमागत विषम संख्याएं हैं ना, तो यहां आ गया 95, इसके पहले क्या होगा 93, इसके पहले 91, और इधर से 97, और इधर से 99। बच्चों अवरोही क्रम इधर से चलेगा, 99 से चलेगा, पता है ना आप लोगों को, इधर से चलेगा अवरोही क्रम। तो पूछा गया है, बताइए चौथे क्रम की संख्या कौन सी है? 1 2 3 4, कौन सी है? चौथा क्रम। चौथे क्रम की संख्या, ये बच्चों आंसर है आपका। बताइए आ रहा है बच्चों समझ में? अब हमारा प्रश्न है, देखिए अब मैं यही क्लास वर्क आपको दूंगा, क्वेश्चन लगाना है आपको, और आप लोग आज क्वेश्चन लगाएंगे यूपीएसआई के 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चन यहीं बैठकर। यूपीएसआई का क्वेश्चन कोई घर से लगा के आया है? आप लोग लगाएं, लगा है फटाफट, ठीक है गुड। आप भी बच्चे यूपीएसआई वाले, लीवोलन वाले, भाग मत जाइएगा मोबाइल फेंक के, लगाइए 10 क्वेश्चन यूपीएसआई का बैठ के। आज साल का पहला दिन है, तो आप अपना मूल्यांकन भी करें कि अभी तक जितना एवरेज मैंने आपको पढ़ाया है आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो 71 to 80 आप क्वेश्चन लगाइए। कोई नया बालक तो नहीं जिसका फर्स्ट डे है आज, जिसका पहला दिन है आज? कोई है? नहीं है। इससे ज्यादा प्रैक्टिस मुझे बहुत कम ही उम्मीद है कोई कराता होगा, हो सकता हो करा रहा हो, लेकिन मैं अपनी ओर से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा शुरू से करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं। लगातार मैं चीज़ों को अपडेट कर रहा हूं, हर साल चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, चीज़ें आपको नई मिलती ही हैं, नए क्वेश्चंस, नए मेथड, इन सब से आपको हम अच्छे से खेलना सिखाते हैं कि चीज़ें कैसे आपको प्रॉपरली आए, सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। ईमानदारी और जिम्मेदारी से आप पढ़ाई करते रहिए। 2021 किसी भी प्रकार से खाली नहीं जाना चाहिए, मर के जी के, चाहे जिस तरह से हो, सिलेक्शन आपको लेना है तो लेना है। मान के चलिएगा 2022 में इलेक्शन है, स्टेट लेवल की भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। एसएससी अपना पूरा कैलेंडर सुधार चुकी है, देख लीजिए, एसएससी अपना कैलेंडर सुधार चुकी है, समय पे एग्जाम कराएगी। खाली हाथ मत रह जाइएगा, बहुत अफसोस होगा। आज के टाइम में बहुत ही अनिवार्य काम है कि किसी तरीके से आपको 70,000, 80,000 की कोई एक जॉब मिल जाए, आपको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेरोजगारी का जो काला धब्बा है, समझिए कि जीवन भर आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा। आप एक एक पैसे के लिए तरसेंगे, माता पिता पे कब तक डिपेंड रहेंगे? कल को शादी होगी, बीवी के लिए लिपस्टिक लेना होगा तो भी पापा से कहेंगे पापा 100 रुपए दीजिए, कैसा लगेगा भाई? आत्मसम्मान कहाँ गया आपका? इसलिए जरूरी है कि 2021 में आपको नौकरी मिल जाए। भाई माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? माता पिता ने किसी स्वार्थ से आपको नहीं भेजा है कि हमारा लड़का नौकरी पालेगा तो मेरी सेवा करेगा, लेकिन फिर भी आपका यह दायित्व है कि आप कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो और माता पिता के लिए कुछ करें, जिन्होंने अपना सर्वस्व, पूरा जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया। आप भी आज देख लीजिए अपने पिताजी की स्थिति, देखिएगा किसी के भी पिताजी जेन्युइनली अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनके कपड़े कैसे होते हैं और आपके कपड़े कैसे होते हैं, मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। बहुत मतलब आप समझ जाएंगे किस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करिए, किसी के बहकावे में गलत तरीके से ना आइए कि एसएससी छोड़ो चलो लेखपाल दे लेते हैं, लेखपाल छोड़ो चलो सिविल की तैयारी कर लेते हैं, ऐसे नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बस आप यहाँ हैं, कहीं अगर किसी चीज में आपको डाउट हो कि सर हमको यहाँ नहीं है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हमको क्या करना चाहिए अपने भविष्य में,
हम कैसे तैयारी करें, किसी से मत पूछिए। जब हम हैं तो क्या आपको दिक्कत है भाई, बताइए हमको। मतलब मुझे तो पर्याप्त ज्ञान है वनडे का, बच्चा किस तरह से सिलेक्शन ले सकता है, पूरा पूरा ज्ञान है, हम आपको पूरा ज्ञान दे सकते हैं। तो सारा ज्ञान हमसे लीजिए ना, फीस दी है आपने, समय दे रहे हैं आप, एक जिम्मेदारी है हमारी, ड्यूटी है हमारी कि चीज़ों को हम आपको कराएं बताएं। तो पूछिए हमसे सारी चीज़ें, जो प्रॉब्लम हो पूछिए, दूसरों के बहकावे में ना आइएगा। बच्चे अपना मार्ग भटक जाते हैं कि चलो इसकी नहीं इसकी तैयारी कर ले, समझिए उसी दिन वो 4 साल पीछे हो गया। अभी 1 साल एसएससी की तैयारी करेगा, फिर अगले साल कहेगा नहीं अब सिविल देना है, चलो ध्येय आईएएस में एडमिशन करा लो, चलो दृष्टि में एडमिशन करा लो। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, समझिएगा इस चीज को। आप मतलब क्या कहते हैं, एक चार्म होता है ना सिविल का, आप देखते हैं अच्छा ये सिविल की कोचिंग जा रहा है, 1.5 लाख रुपए इसकी फीस है, बहुत वीआईपी तरीके से जाता है आता है सब कुछ, तो आप उधर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपको पता है सिविल पे कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन बैंक, एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम में तो चीजें निश्चित है ना। तो कि यहाँ पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, आप पेपर दे के आएंगे तो उसी दिन बता देंगे पेपर मिला के कि आपको सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो चीज आपके हाथ में आसान है उसको पहले प्राप्त कर लीजिए। आज के समय में लोग 10-10 लाख इंजीनियरिंग में खर्च करके फिर एसएससी की नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? 10 लाख लगाने के बाद भी उनको 10,000 की नौकरी मिल रही है। और यहाँ आप माता पिता का बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं कराया ना, प्लेन बीए बीएससी होंगे तो क्या खर्चा होता? कोई खर्चा नहीं होता। अब जो साल भर का 2 साल का जो आपका खर्चा होने वाला है, मानते चलिए 1.5 लाख के आसपास, बस वही खर्च होगा आपका। साल 2 साल में चीजें फाइनल कर लीजिए। अगर आप अभी नए हैं, नए जुड़े हैं, तो लगेगा आपको 8-9 महीने तैयारी करने में अच्छे से, 8-9-10 महीने में पूरी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए अपनी। एग्जाम जो होने हैं मैक्सिमम सब आपके नवंबर दिसंबर में ही होने हैं। जो अब फॉर्म आएंगे एसएससी सीजीएल सीएचएस से छोड़ दिया जाए तो, और जो फॉर्म आएंगे वो लंबे समय बाद एग्जाम होंगे, तो टाइम मिलेगा ही। तैयारी आज से और अभी से करिए। खैर ये सब सारी चीजें मैं यूट्यूब पे आके आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करें। कल की क्लास आपकी मे बी पॉसिबल क्या नहीं चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी, बाकी कौन सी है इसके बाद, बेसिक चलेगी, बेसिक टिग्नोमेट्री चलेगी 5 बजे से। वो आएंगे, आप बेसिक टिग्नोमेट्री के लिए आएंगे, बाकी टिग्नोमेट्री चलेगी, वो मैं लूंगा। ओके बच्चों, अभी लगाइए कुछ, फटाफट लगाइए। क्यों नहीं चलेगी? निश्चित रूप से चलेगी। चलिए लगाइए क्वेश्चन। जाने के चक्कर में है क्या आप लोग? उसको बंद कर दीजिए यूट्यूब, ठीक है। जाने के चक्कर में तो नहीं है, लगाइएगा क्वेश्चन। क्या बालक? आपको भी? हाँ